हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जितने भी 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, जितने भी 10 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, वो आप लोग को याद करवाने की आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आप लोग को ये एट द एंड ऑफ द वीडियो, मुझे लगता है कि 10 मिनट्स के अराउंड ये वीडियो होगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वो ये सारे पॉइंट्स याद नहीं हुए ना, ठीक है, आपको दोबारा कभी भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा वीडियो को। आप एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा, ये प्रॉमिस मेरा, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो तक आपको ये सारे 10 पॉइंट्स याद होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैंने अपने जितने भी एक्ट्स अभी तक मैंने कवर किए हैं ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, उस सारे में मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे ट्रिक्स के साथ कवर करूँ और आपको सारे पॉइंट्स कभी कंफ्यूजिंग ना लगे, याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसमें मैंने 1919 क्यों लिख रखा है, इससे मैं 1919 से ही मैं 2 ट्रिक्स बनाऊंगी, ठीक है, जो आप लोगों को याद होने में हेल्प करेगा। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, ठीक है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब दोनों सब्जेक्ट्स अलग हो गए हैं, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पास किया गया था, तो प्रोविंसेस को इतनी ऑटोनॉमी दी गई कि अब आप लोग अपने सब्जेक्ट्स पे अपना लॉज खुद ही बनाइए, ठीक है। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वो अपने सब्जेक्ट्स, सिर्फ सेंटर वाले सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, ठीक है। तो ये हुआ रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। बट स्ट्रक्चर अभी भी यूनिटरी है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर स्टिल यूनिटरी। अब आते हैं ट्रिक का पार्ट पे, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ज़्यादा ट्रिक नहीं मैं करने वाली हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं आप याद रखिए। 1919 वाला ये एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। मैं इसको चाहती हूँ आप लोग इसको 19 से याद रखिए, ठीक है। 19 मतलब आपको पता होगा ना, 18 तक तो माना जाता है कि जितने भी हम लोग होते हैं एडल्ट हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास इतना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि हम लोग तो एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने के लिए, ठीक है। तो 19 तक आप पहुंच गए हो, ठीक है। इस तरीके से देखिए, याद रखने के लिए ना आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टोरी आपको माइंड में एक बना करके रखना होगा, ताकि आपको एक वो रिलेटेड स्टोरी से आप लोग कहीं भी मॉक टेस्ट में बैठे ना, तो वो स्टोरी याद हो ना, तो वो पॉइंट्स याद हो जाए, ठीक है। वो स्टोरी आप इस तरीके से बना करके चलेंगे। ये 19 आप सिर्फ वो 19 के तौर पे मत देखिए, ये 19 को आप समझिए कि वो 19 बड़ा वाला 19 हो गया। अब जो 19 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 18 ईयर्स 19 ईयर्स के हो गए, वो बड़े हो गए, ठीक है, बड़े हो गए, राइट। यहाँ तक आते हैं। अब जब आप बड़े हो गए हो ना, तो कुछ सब्जेक्ट्स पे डिसीजन आपको लेने का हक दे दिया जाता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के द्वारा आप बाहर जा करके पढ़ाई करने लगते हो, आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको वो कुछ तो अलाउ किया जाता है कि आप डिसीजंस ले सको, ठीक है। उसी तरीके से आप मान करके चलिए, जैसे कि ये यहाँ पे जो सेंटर हो गया ना, वो हो गया आपके पेरेंट्स, और प्रोविंसेस हो गए बच्चे, ठीक है, उनके किड्स। तो अब क्या हुआ, 19 जब आप टर्न होते हो, ठीक है, 19 के एज में, तब रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग हो, जैसे कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, इस तरीके से आप इमेजिन करके चलिए कि स्टोरी को, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होता है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सब आप लोग डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। जो बच्चे होते हैं मोस्टली वही डिसाइड करेंगे, जब बड़े हो जाते हैं तो, ठीक है। मम्मी पापा वो सब चीज़ नहीं डिसाइड करते हैं। अब वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, ये सब चीज़ तो बच्चा खुद ही देख लेगा, बड़ा हो गया, 19 ईयर्स का तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी यूनिटरी रहता है, मतलब जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो कौन लेते हैं, वो अभी भी पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मुझे लगता है हो गया होगा। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। अब देखिए, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो बांटे गए थे वो भी टू में बांट दिए गए हैं, ठीक है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। इसमें क्या हुआ ना कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है, मैंने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है, दोनों तो गवर्नर द्वारा ही एडमिनिस्टर किए जाएंगे, ठीक है, बोथ एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। लेकिन फर्क ये था कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा विद द हेल्प ऑफ दोज मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ रिस्पॉन्सिबल हो, उनकी मदद से ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे ये लोग एडमिनिस्टर करेंगे, ये लोग कानून बनाएंगे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उन पे कौन कानून बनाएगा, उन पे गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया ना, प्रोविंशियल में भी कुछ ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बांट दिए गए थे, फिर प्रोविंशियल में भी 2 कर दिए गए थे। ये काम क्यों किया गया था, क्योंकि 1909 में ना
जो प्रोविंशियल वहाँ पे अलाउ किया गया था, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउ किया गया था 1909 वाला एक्ट में, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो जब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो गया तो उन लोगों ने सोचा कि और इनको लेजिस्लेटिव पावर्स भी दिया जा रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को लेजिस्लेटिव पावर्स भी दिया जा रहा है, उनको खुद कानून, अपने प्रोविंसेस का कानून बनाने का हक भी खुद ही दिया जा रहा है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से, बहुत ही मतलब चतुराई से क्या किया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी बांट दिया, ठीक है। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, और रिजर्व वाले में जो मेन सब्जेक्ट्स थे ना, उनको अपने गवर्नर के अंडर रख दिया, जो कि अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, डायरार्की इंट्रोड्यूस हो गया प्रोविंसेस में, ठीक है, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, लेकिन जो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट देखिएगा आपको बहुत ही मजा आएगा थर्ड पॉइंट में। जैसे कि अगर मान लीजिए कल को कोई मॉक टेस्ट में आ गया कि ये बाइकैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शन कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये स्टेटमेंट अगर आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद से। कैसे? बाई है ना, बाई मतलब टू, टू मतलब कौन सा एक्ट है जिसको आप एकदम मतलब बीच से आप बाइफरकेट करने की कोशिश करिएगा तो वो एकदम बराबर का मतलब दिखे, एकदम सिमेट्री दिखे, तो वो किस में दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट में दिखेगा, 1919 वाले में दिखेगा। अभी तक आपने जितने भी एक्ट्स पढ़े होंगे किसी में और में नहीं दिखेगा, ठीक है। 1919 बाई लग रहा है देखने से, ये तो बाई है, ठीक है, 2 बार है 19, तो बाई कैमरलिज्म किस एक्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में आया था बाई कैमरलिज्म। एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से एक्ट, कौन सा मतलब अगर आ गया क्वेश्चन कि कौन सा एक्ट डायरेक्ट इलेक्शंस को अलाउ करता है, इंट्रोड्यूस किया गया था किस एक्ट के द्वारा, तो ये आंसर होगा 1919। अब मुझे लगता है आपको पता चली गया होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। 19 मतलब आप 18 तक हो जाते हो तो आपको तो अलाउ मतलब हो जाता है, एलिजिबल हो जाते हो वोट देने के लिए, तो उससे याद रख लीजिएगा 19 वाला, ठीक है। बाद बाकी जितने भी एक्ट्स पढ़ा होगा हमारा वोटिंग एज से करीब नहीं है, जितने भी आपने एक्ट्स पढ़े होंगे अभी तक, ठीक है, ये है वोटिंग एज से करीब। तो डायरेक्ट इलेक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और एलिजिबल होने का ईयर कौन है? 18, 18, ठीक है। 19 बस एक बड़ा उससे, मतलब एलिजिबल हो आप वोट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस, तो ये दोनों का ट्रिक मैंने बताया, 19 से आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। बाईकैमरलिज्म 1919, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस 19 ईयर्स वाला 18 है, बट यहाँ याद रखने के लिए आप 19 कर लो। तो ये दो प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अभी तक हमने पढ़ा था ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो अब क्या हुआ, ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था अब वो रिप्लेस हो गया बाईकैमरल लेजिस्लेचर से, ठीक है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर से अब अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों होने लगे। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाया एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो आप आज के समय में सबको पता ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी बात एक चीज लिखी हुई है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग पढ़ करके निकल जाते हैं और हमने ध्यान नहीं दिया होता है, और कभी ट्विस्ट हो जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे अपर हाउस में अलाउ किया था या फिर लोअर हाउस में अलाउ किया था मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, सिर्फ अपर हाउस के अगर क्वेश्चन बन गया तो नहीं, बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउसेस के जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जा रहे थे। तो आज के समय में हम लोग जो फ्रेंचाइज देखते हैं, काफी बड़ी फ्रेंचाइज है आज के समय में, सॉरी, तो ये हम आज के समय में जो फ्रेंचाइज देखते हैं, क्या वो उतनी बड़ी फ्रेंचाइज थी क्या उस समय? क्योंकि यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, नहीं, उतनी बड़ी फ्रेंचाइज नहीं थी। ये इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे, स्पेस नहीं था तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखेगा कि काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा होगा, बट नहीं, मैनेज कर लीजिए, क्या ही किया जा सकता है। आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में, 1 2 3 तो आप लोगों को याद हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट, 3 आउट ऑफ, इसमें बोला गया कि 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो क्या होंगे? अब वो अब इंडियंस होंगे, ठीक है। 3 आउट ऑफ 6, 3 6 मिलाइए तो क्या बनेगा? 9। याद करने के लिए कुछ भी, बट ये पॉइंट्स के लिए, इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 आउट ऑफ 6 जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वो इंडियंस होंगे, अब ये बोला गया। अब आते हैं इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस एक्ट में प्रोवाइड किया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहला बार, और किस कम्युनिटी के लिए किया गया था वो आप बताइए कमेंट में, ठीक है। इसमें बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, ठीक है। इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किया गया। इस चीज को मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड करने का कोशिश किया गया इस एक्ट में, ठीक है, 1919 वाले एक्ट में। अब आते हैं, ये मैंने बोला ना कि वो फ्रेंचाइज जो हम लोग आज के समय में डायरेक्ट इलेक्शंस में हमारे फ्रेंचाइज का साइज इतना बड़ा होता है, उस समय बड़ा नहीं था, ठीक है। ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन,
ठीक है। प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, ये 3 बेसिस थे जिनके बेसिस पे फ्रेंचाइज दिया गया था, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिया गया था, क्योंकि उस समय सबके पास प्रॉपर्टीज नहीं होता था, सब कोई एजुकेटेड नहीं होते थे, इसलिए, ठीक है, इसीलिए वो लिमिटेड था। अब आते हैं ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन क्रिएट किया गया था, ठीक है। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, ये एक ऑफिस बनाया गया था लंदन में, जिस वो जो ऑफिस बनाया गया और वो जो ऑफिसर को बैठाया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उनके बहुत सारे जो अभी तक फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे थे, हिट हर्टू फंक्शंस जो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया परफॉर्म किया करते थे, कुछ फंक्शंस इस हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए गए, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे आप, ये हाई कमिश्नर वाला पोस्ट किस एक्ट में क्रिएट हुआ था, तो 19 के ईयर्स के हो गए हो, अब आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर बाहर निकलोगे, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। हायर, अब 35 जितने भी आप एक्ट्स देख लो, वो सब एक्ट्स कहीं पे भी मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अच्छा अब 1935 की उम्र में थोड़ी बाहर जाओगे, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए जा भी सकते हो, मतलब मेरा इन द सेंस कॉमन अगर आप देखोगे तो जनरली 19 हो गए हो, अब आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाओगे तो हायर कमिश्नर वाला रख लो। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब 19 ईयर्स के जब हम लोग हो जाते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा जैसे कि जवाहरलाल नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी वो भी 19 ईयर्स के एज में सिविल सर्विस को क्रैक करते हैं। तो इस तरीके से याद रखना कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, 1919 में, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एक कमीशन बैठा भी था, ठीक है, 1921 में, टू रिक्रूट द सिविल सर्वेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, 9th पॉइंट में हम लोग पहुंच चुके हैं। फर्स्ट टाइम सेंट्रल बजट सेपरेटेड फ्रॉम प्रोविंशियल बजट्स, मतलब जब आप 19 के हो जाते हो और आप जब घर से बाहर जाते हो अपनी पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो क्या देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स, सेंट्रल को मैं यहाँ पे पेरेंट्स मान करके चल रही हूँ और प्रोविंसेस को बच्चे उनके, ठीक है। तो सेंट्रल मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अब आपको पैसा भी अलग से देते हैं, जैसे कि अभी तक तो नहीं दे रहे थे, आप घर में रह रहे थे, तो बट आप बाहर गए तो आपको अपना खुद का बजट मिला ना खर्च करने के लिए, तो उस तरीके से याद रखिएगा। 19 के हो गए हो, बाहर जा रहे हो, आपको खुद का बजट मिल रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम सेंट्रल बजट सेपरेटेड फ्रॉम प्रोविंशियल बजट्स, ऑथराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनैक्ट देयर बजट्स। अब बड़े हो गए, अब आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको कहाँ खर्चा करना है, वो जो भी पॉकेट मनी मिली है कहाँ कहाँ खर्च करना है, आप कितना पढ़ाई में करना चाहते हो, कितने बुक्स में करना चाहते हो, कितने बाहर जाकर के फूड में करना चाहते हो, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये तो सबको पता होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब ये जो एक्ट जब लागू होगा तो उसके 10 साल बाद किस तरीके से इस एक्ट ने काम किया, ठीक है, कितना सक्सेसफुल रहा, कितना अनसक्सेसफुल रहा, इस सब चीज़ पे रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन बैठाने का बात हुआ था, ठीक है, जो बैठा भी साइमन कमीशन। लेकिन ये साइमन कमीशन 10 साल बाद नहीं, ये 19 मतलब अगर 10 साल यहाँ से देखोगे तो 1929 होगा, बट 1927 में ही ये बैठ गया था, ठीक है। वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो यहाँ तक के लिए मुझे मतलब मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को याद करवा दूँ ये पॉइंट्स। अगर मेरे वीडियो, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।